के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में। एक वो टॉपिक जो हर बच्चे को काफी परेशान करता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि हर कोई क्यूरियस होता है कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। तो चलो आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं एक कंपनी के बारे में। हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी के मीनिंग के साथ। अब देखो, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई, बस ये कहा गया कंपनीज एंड रजिस्टर्ड बॉडी और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बस इतना डिफाइन करा गया जिससे कंपनी की कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आती। कंपनी की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटीज में ही प्रोवाइडेड है। क्या कहा गया है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे पहली बात, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है, देखो जैसे आप और मैं, हम लोग नेचुरल पर्सन है, हम क्रिएटेड बाय नेचर हैं, लेकिन ये कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कानून से बनाई जाती है। इसको अपनी पहचान कौन देता है? लॉ देता है, एक्ट देता है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो हमारे जैसा एक इंसान तो है, लेकिन नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी खुद की अपनी सेपरेट एंटिटी मतलब आइडेंटिटी, अपनी पहचान होती है। आप जानते हो धीरू भाई अंबानी को, आप जानते हो मुकेश अंबानी को, तब भी रिलायंस की अपनी पहचान है, जियो की अपनी पहचान है। आप जानते हो रतन टाटा को, तब भी टाटा की जो कंपनीज है उनकी अपनी अलग पहचान है। तो आपको पता है इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है लंबे समय तक चलते रहना। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके सारे मेंबर्स भी डेथ हो जाए, कंपनी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है। एक इंसान दूसरे को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर होते होते कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती है। रिलायंस किसने बनाया था? धीरू भाई अंबानी ने। वहां से मुकेश अनिल के हाथ में आई, आगे आकाश अंबानी के हाथ में चली गई। यार पता नहीं मुझे एग्जैक्टली कौन कौन है परिवार में, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि कंपनी बनाई किसने और चलती जा रही है। तो परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है, या परपीचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर आते जाते रहेंगे, बट द कंपनी में गो ऑन फॉर एवर। उसके बाद एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब भाई अगर हम लोग इंसान हैं, हम किसी एग्रीमेंट में जाएंगे तो हम भी तो सिग्नेचर करेंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस पर साइन तो करोगे, तभी तो वो आपकी होगी। कंपनी भी तो एक इंसान है, वो साइन कैसे करेगी? वो साइन करेगी अपनी स्टैंप से। तो उसकी जो स्टैंप होती है उसको बोलते हैं हम कॉमन सील। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, परपीचुअल सक्सेशन होगा और कॉमन सील होगी। कंपनी को चलाता कौन है? द कंपनी इज मैनेज्ड बाय बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक इंसान तो चला नहीं सकता, तो डायरेक्टर्स का पूरा बोर्ड होता है जो कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है। बट कंपनी का मालिक कौन होता है? कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की यानी कि वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। सपोज आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उस कंपनी की मदद कर रहे हो ग्रो करने के लिए, आप उस कंपनी की हेल्प कर रहे हो उसके ऑपरेशंस में। आपने उस कंपनी में पैसा लगाया है, आप शेयर होल्डर हुए, आप मालिक भी हुए। तो आप शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। इट डजंट मैटर कितने रुपए लगाए। सपोज मैंने कहा कि एक कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ का है, मैंने 5 शेयर खरीद लिए। कंपनी 500 करोड़ की है और मैंने 100 के 5 शेयर खरीद लिए, तो मैं कितने का मालिक हूँ? 500 रुपए का। मैं कहूँगा ये कंपनी मेरी है। कितने तक के लिए? 500 रुपीज़ तक के लिए। तो ऐसा हो सकता है। मालिक लोग कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। बट ये लोग डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट पे इफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड फैले होते हैं, अलग अलग जगह फैले होते हैं। वो लोग आगे मीटिंग्स थोड़ी ना अटेंड करेंगे डेली बेसिस पे। तो मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में 4 तो आपको ये लिखने हैं, 1 2 3 4। क्या लिखोगे? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक ऐसा इंसान जो किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। अब जब लॉ ने बना ही दिया है तो हम लोग जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, वैसे कंपनी कैन ऑल्सो एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी बाय इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। कंपनी कैन बोरो मनी, लोन ले सकती है। कंपनी कैन स्यू अदर्स, दूसरों को केस कर सकती है। एंड कैन बी स्यूड, कंपनी के ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है। ठीक है। स्यू का मतलब यहाँ पे केस से है।
तो इस तरीके से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सारे काम करती है, बस वो हमारी तरह सांस नहीं ले सकती, हमारी तरह हंस नहीं सकती, हमारी तरह पढ़ा नहीं सकती। तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी सारे काम कर सकती है, बट कंपनी हमारे तरह कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती। हाँ, ऑफिशियल काम सारे कर सकती है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की एक अपनी पहचान होती है, सेपरेट आइडेंटिटी होती है जो किसने दी है, कानून ने दी है, लॉ ने दी है। फर्दर परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी को ये बेनिफिट भी है, इसका मेरिट भी है कि कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। आप सपोज एक कंपनी की मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग में सभी मेंबर्स बैठे हुए थे, वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सभी मेंबर्स की डेथ हो गई, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नो, कंपनी चलती रहेगी। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी में गो ऑन फॉरएवर। ये हमने देख लिया परपीचुअल सक्सेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेंबर्स आते जाते रहेंगे, कंपनी चलेगा। कॉमन सील आपको पता ही है, कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी उस बेसिक स्टैंप के साथ, उसी स्टैंप उसी सील के साथ एंटर करेगी। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको हम डीमेरिट में भी लिखेंगे कि कंपनी का फॉर्मेशन अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं तब जाके कंपनी फॉर्म होता है। तो कंपनी का फॉर्मेशन इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर मैं सबकी बात करूं कंपैरेटिवली, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं है, बट लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें काफ़ी फॉलो करनी पड़ती हैं। कंट्रोल आपको पता ही है, कंपनी का मेजर जो कंट्रोल रहेगा वो सेलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रहता है जो कंपनी को चलाते हैं। आगे बढ़े तो लाइबिलिटी कंपनी की लिमिटेड रहती है। लिमिटेड मतलब जितना जितना मेंबर्स ने पैसा लगाया है सिर्फ उतने उतने के लिए वो लाइबल होंगे। वो ऐसा नहीं है कि उनके पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे अगर कंपनी खराब हो रही है या कंपनी लॉसेस में जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर उस हद तक, उस लिमिट तक आप लाइबल हो। तो लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मेरिट्स देख लेते हैं फटाफट। 5 मेरिट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला मेरिट लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज को, हमारे पर्सनल एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, हमारी पर्सनल एसेट्स सेफ है, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पॉसिबल है, आपको जब पैसे की जरूरत हो आप अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकते हो, आप अपने शेयर्स को किसी और को दे सकते हो, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है बहुत इजीली। तभी तो कंपनी चलती रहती है, मेंबर्स बदलते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परपीचुअल एग्जिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, ये भी यही वाला सेम टू सेम पॉइंट लिख देना, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर रिसोर्सेज, कंपैरेटिवली पब्लिक से पैसा ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, कंपनी इतनी लार्ज स्केल पे काम करती है तो सबसे ज़्यादा फाइनेंस इन्हीं के पास होता है। रिसोर्सेज आप देख सकते हो, एक्सपेंशन का स्कोप भी इन्हीं के पास होता है, टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास होती है। लास्ट होता है हमारे पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो इतना पैसा है, जब फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हर चीज़ के लिए ये एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं। इसको फाइनेंस का काम करवाना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉ का काम कराना है, लीगल काम कराना है तो लॉयर्स, एडवोकेट्स हायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर काम के लिए इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट के लिए MBAs होते हैं। तो फॉर एवरीथिंग दे हायर एक्सपर्ट्स, दे हायर प्रोफेशनल्स, क्योंकि फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, इसीलिए एफिशिएंसी बनी रहती है, कंपनी बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे कंपनी के डीमेरिट्स और टाइप्स। बात करते हैं हम लोग डीमेरिट्स और टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो यही हमारे लिमिटेशंस हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन का मतलब होता है इसको फॉर्म करना, इसको बनाना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, इतना आसान नहीं है कंपनी बनाना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला कि इसके अंदर देयर आर न्यूमरस रेगुलेशंस, जो कि हम यहाँ भी लिखेंगे। देयर आर न्यूमरस रेगुलेशंस, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, एक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तब आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है जो हमारा NCERT में तो सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और मैंने उसको चैप्टर की फॉर्म में ही डाला है। गाइड बुक्स में वो नेक्स्ट टॉपिक बना हुआ है, तो आपको वो टॉपिक सर्च करना है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो कंपनी फॉर्म कैसे होती है वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी हैं, वहाँ मैंने समझाई हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत मुश्किल है कंपनी बनाना, पहला ड्रॉबैक। दूसरा लैक ऑफ सीक्रेसी।
कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सीक्रेट नहीं रखे जा सकते। क्यों नहीं रखे जा सकते, क्या प्रॉब्लम है? कंपनी के अंदर मेजर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पब्लिक होती है, जनता होती है, हम लोग होते हैं। तो हम लोगों को अगर कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो कंपनी को लॉ के द्वारा ये चीज़ लीगली उनको करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी, रजिस्ट्रार वो इंसान होता है जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्ट्रार के पास भी और पब्लिक के पास भी। तो अगर ये कोई भी काम करते हैं तो वो ओपन टू ऑल होता है, सबके लिए ओपन होता है, उसके अंदर सीक्रेसी ये लोग मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो अब कंपनी एक इतना बड़े लेवल पे काम करता है, इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं कि टॉप लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वर्कर्स कौन है, उनको ये नहीं पता कि क्रेडिटर्स कौन है। मतलब कि एक स्मॉल बिजनेस में या पार्टनरशिप में एटलीस्ट हमें पता तो होता है हम किसके साथ डील कर रहे हैं, हम जानते तो हैं उन्हें पर्सनली, लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है? काफ़ी इम्पर्सनल रहता है, जिसकी वजह से वर्कर्स में भी कई बार लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं एक कंपनी में चलती रहती हैं। अगला क्या आ जाता है? न्यूमरस रेगुलेशंस। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग था। क्यों? क्योंकि अकेला इंसान था, उसको किसी के साथ पूछना नहीं है, बताना नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं करना। लेकिन यहाँ पे फिर से पूरा बोर्ड है, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनफैक्ट शेयर होल्डर्स हैं, ऑनर्स हैं, वो लोग एक पॉइंट पे आगे एग्री करना थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में डिले होता रहता है। क्यों डिले होता रहता है? क्योंकि सब लोग एक पॉइंट पे आगे एग्री नहीं करते हैं, समस्या बनी रहती है वैसी की वैसी। तो प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग में। ओलिगैरिक मैनेजमेंट। ओलिगैरिक मैनेजमेंट का मतलब ये है, यहाँ पे आपने पहले भी सुना होगा, जब एक स्मॉल ग्रुप बहुत लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो आप यहाँ पे भी देखो कि हमारे पास जो मालिक लोग हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो न्यूमरस होते हैं, लेकिन कंपनी को चलाते कौन है, मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कुछ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स कई बार अपने फायदे के लिए भी डिसीजंस ले लेते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के फायदे के अगेंस्ट हैं। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट उसमें नहीं देखा जा रहा, वो लोग कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या कुछ और बेनिफिट के लिए ऐसे डिसीजन मेकिंग करते हैं जिससे कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। तो ये कंपनी के लिए एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है शेयर होल्डर्स के लिए। अब जब वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये तो बेकार है, तो उन्हें बाद में बिल्कुल लास्ट में लाचार होकर अपने शेयर्स बेचने पड़ते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो वो बेचारे फिर अपने शेयर सेल आउट कर देते हैं, कंपनी से नाम निकाल लेते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक होता है। इनका जो मैनेजमेंट है वो कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसके बाद अगर मैं और आगे चलूँ तो लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आने की भी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो 3 तरीके की कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। देखो 1 पर्सन कंपनी तो 2013 के बाद ही आया। कंपनीज एक्ट 2013 में ओपीसी को इंट्रोड्यूस करा गया, यानी कि अब एक इंडिविजुअल पर्सन, एक अकेला इंसान भी कंपनी बना सकता है। अभी तक अकेला इंसान सोल प्रोप्राइटर होता था, लेकिन अगर चाहे तो वो कंपनी बना सकता है, लेकिन उसको मिनिमम शेयर्स के थ्रू जो पैसा लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 1 लाख। यानी यहाँ पे भी जो कैपिटल उसको लगानी पड़ती है वो कितनी लगानी पड़ेगी? मिनिमम 1 लाख। वो पर्सन कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये कंपल्जन है। उसके साथ साथ एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। और जब उसने एक बार ओपीसी बना दी, 1 पर्सन कंपनी बना दी, तो फिर वो कोई और दूसरी ओपीसी नहीं बना सकता। फिर तो इंसान 5-5 कंपनीज बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं है। ओपीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी जो एक सिंगल पर्सन बनाता है, इंडिविजुअली वो काम करता है। कंडीशंस 1 लाख की कैपिटल चाहिए, वहाँ पे पेड अप कैपिटल चाहिए, यानी कि शेयर्स के थ्रू उसको पैसा लगाना है। उसका सिटीजन होना ज़रूरी है और नेचुरल पर्सन होना ज़रूरी है। ये बेसिक कंडीशंस हैं जो ओपीसी में चाहिए। इतना सफिशिएंट है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं लिखना। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में आते हैं। अब देखो प्राइवेट कंपनी क्या लिखा गया? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो हम लोग या प्राइवेट इंडिविजुअल्स बनाते हैं। और पब्लिक कंपनी को डिफाइन करा गया एक ऐसी कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। सीधी सी बात है। प्राइवेट और पब्लिक में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। क्या डिफरेंस दिए गए हैं? देखो प्राइवेट में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल का मतलब जो शेयर्स की फॉर्म में कैपिटल कलेक्ट करा गया है वो मिनिमम 1 लाख चाहिए, इसमें 5 लाख चाहिए।
मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, इसमें 5 लाख। प्राइवेट में नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। इसमें मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, यानी मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। मिनिमम 7 लोग मिलकर कंपनी बना सकते हैं पब्लिक, और अनलिमिटेड में कोई हिसाब किताब ही नहीं, जितने मर्जी हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम 2 होते हैं, इसमें कम से कम 3 होते हैं। मैक्सिमम कई जगह डिफाइन नहीं करा गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 50 हो सकते हैं। मिनिमम 2 मिनिमम 3, मैक्सिमम दोनों में 50 ही होता है। इनविटेशन टू पब्लिक, जनता में शेयर्स कौन इनवाइट कर सकता है? प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। इसको जो शेयर इशू करने होते हैं वो अपने मेंबर्स को ही करने होते हैं। ये जनता में, पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, लेकिन ये कर सकती है, यहाँ पे अलाउड है। अब नाम की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी, आपने सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी सिर्फ लिमिटेड लगाती है तो भी चलता है। तो पहचान होती है, अब आप नाम से पहचान सकते हो। अगर किसी कंपनी के नीचे लिखा हुआ है कि डैश प्राइवेट लिमिटेड, तो वो एक प्राइवेट कंपनी है। सिर्फ लिमिटेड लिखा है तो वो एक पब्लिक कंपनी है। तो ये मेजर हमारे पास कंपनी का टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सबके साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स अ लॉट गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।